हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। जैसा कि साथियों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर सुखदेव सिंह और ये गुरमीत सिंह, ये दोनों के ऊपर यही एक प्रश्न उठ रहा है सेबी द्वारा कि भाई आप लोग निवेशकों को या जो जिनको आप ग्राहकों का नाम दे रहे हैं, उन ग्राहकों को आप विकसित करने का मौका क्यों नहीं देते? विकसित आप क्यों कर रहे हैं? अगर वो व्यक्ति चाहे तो क्या वो विकसित नहीं कर सकता? आप क्यों उसको विकसित कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पकड़ी थी। देखते हैं, चलिए अगले पेज में किस बारे में बात हो रही है। इसके आगे यहाँ पर सेबी कह रही है कि जो अधिकार है मेंटेन करने का, किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस करने का, इनके प्लॉटों की, इनको विकसित करने का, और इनमें जो भी प्रोड्यूस होगी यानी गेहूँ चावल जो भी चीज़ें उगा रहे हैं उसको बेचने का भी अधिकार मात्र PACL के पास है। इसके आगे जो भी वो उसके ऊपर उगा रहे हैं उस पर ग्राहक का कहीं भी कोई भी अधिकार नहीं है पहले के 6 सालों तक। यानी 6 वर्षों तक ग्राहक ये नहीं बोल सकता कि इसके ऊपर जो गेहूं उगा है वो मेरा है, जो चावल उगा है वो मेरा है, उसको मैं बेचूंगा। तो उसका कोई भी अधिकार नहीं है उन पर, चाहे वो IPV प्लान में हो। IPV में तो चलो तुमने पैसे ही नहीं दिए, हम मान भी सकते हैं एक मिनट के लिए कि ग्राहक ने अभी तक पूरी किस्तें नहीं भरी है तो आप इसलिए उनको वो अधिकार नहीं दे रहे हैं। लेकिन CDPP प्लान में जहाँ एक ही बार में ग्राहक ने आपको सारे के सारे पैसे दे दिए, तो उसके बाद क्यों आपने उसको अधिकार नहीं दिया? जबकि आपने एग्रीमेंट में जो भी करार किया है, जो आपने उसको प्लॉट अलॉट कर दिया, उसके संबंध में जितने भी कागजात है उसमें लिखा हुआ है कि ग्राहक ही इस जमीन का मालिक है। तो फिर क्यों उसका उस अनाज पर, उस सब्जी पर, या उस होटल पर, उस कॉलेज पर, उस यूनिवर्सिटी पर जो भी वहां पे चल रही है उसमें उसको शेयर नहीं मिल रहा है? क्यों उसका मुनाफा उसको नहीं मिल रहा है, जबकि मालिक तो वो खुद है? जहां अब एग्रीमेंट में एक और लिखा हुआ है कि वो मालिक है, वहीं दूसरे किसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि ग्राहक का कंपनी की जो भी उसमें प्रोड्यूस होगी उस पर कोई अधिकार नहीं है। जैसा अभी हमने बताया, शुरुआत के 6 साल तक। तो सेबी बोल रही है कि जब आप उसको ये अधिकार दे ही नहीं रहे हैं तो वो कैसे मालिक हुआ? जबकि CDPP प्लान में जब ग्राहक ने आपको पूरा पैसा दे दिया तो वो शुरुआत के 6 साल क्यों रुके अपने अधिकार के लिए? क्यों उसको पहले ही मुनाफा नहीं मिल रहा है? 6 साल का इंतजार किस लिए किया जा रहा है? और सेबी ने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया कि ग्राहक जब आपकी ऑप्ट आउट कर रहा है कि भाई अब मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए, अब मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, तो फिर जैसा बॉन्ड में पैसा लिखा है वो वैसा का वैसा उसको दे दे रही है पैसा। उसमें 20% वगैरह जो काटने के लिए लिखा हुआ है वो कुछ भी PACL काट ही नहीं रही है। बहुत से ग्राहकों को उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया है जिन्होंने प्लॉट नहीं भी लिया है। जबकि वो जो पैसा वहां पे लिखा हुआ है, टोटल मैच्योरिटी का पैसा, वो पैसा तो प्लॉट की कीमत है। इसके बाद जो ये इन्होंने ये टैक्स वगैरह भरी, वो टैक्स वगैरह उन्होंने तो उसमें कहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस सब उसमें भरा डला हुआ है। अलग से हम ग्राहक से कुछ नहीं देंगे। तो इसका मतलब PACL ने जो टैक्स भरी, जो अन्य जो भी चीजें उस प्लॉट से संबंधित क्रय क्रय वगैरह था, वो सब PACL ने किया अपनी जेब से। तो वो काट क्यों नहीं रही है उसमें से? पूरा का पूरा पैसा कैसे ग्राहक को दे रही है? इसके अतिरिक्त जो करार PACL और ग्राहक के मध्य होता है, उस करार उसमें लिखा हुआ है कि 180 दिन पहले एक ग्राहक को PACL को बताना पड़ेगा कि मैं आपकी मार्केटिंग सर्विस लेना चाहता हूँ। मार्केटिंग सर्विस यानी कि मेरा प्लॉट नहीं चाहिए, आप मेरे को प्लॉट बेच करके मेरे को पैसा दीजिए। ये नोटिफिकेशन 180 दिन पहले देना है। और इसके बाद जब PACL को ये नोटिस मिलेगा, उसके बाद वो जब टेन्योर खत्म हो जाएगा, यानी जो आपका जितने वर्ष का खाता था वो खत्म हो गया, मैच्योरिटी का समय आ गया, उस समय वो जो है एग्रीमेंट के अनुसार और वो आपके नोटिस के अनुसार वो उसको बेचेगी प्लॉट को, उस प्राइस में, उस पैसे में, उस कीमत में जो आप लोगों ने एडवांस में तय करी होगी। यानी PACL, वो सेबी के कहने का मतलब है कि PACL बोल रही है कि ग्राहक हमको पहले बताता है और हम साथ में बैठ के एक दूसरे से वार्ता करके और फिर कीमत तय करते हैं कि भाई इतने में हम तुम्हारा प्लॉट बेच करके दे रहे हैं, और ग्राहक संतुष्ट होता है कि हाँ ठीक है बेच के दो, फिर हम उसको बेच के वो पैसा दे देते हैं। लेकिन PACL ने कह तो दिया, लेकिन किसी भी ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की ये आपसी सहमति से कोई करार हुआ ही नहीं प्राइस को लेकर के कि यानी प्लॉट की कीमत क्या रखी होनी चाहिए। इसके संबंध में बाद में कोई भी आपसी करार नहीं हुआ। जबकि जब PACL ने बॉन्ड जारी करके दिया, यानी पहली किस्त जमा हुई और बॉन्ड जो देती है PACL, उसमें जो वो कीमत लिखी हुई थी उन्होंने उसी कीमत में वो प्लॉट बेच के दे दिया। यानी बाद में कोई अलग से करार नहीं हुआ उसकी कीमत को लेकर के।
जो ये 394 केस फाइल देखी सेबी ने, इसके अनुसार किसी भी ग्राहक ने कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की गई पीएसीएल के साथ ग्राहक की उस कीमत को लेकर के। वो कीमत वो पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी जब ये बॉन्ड जारी हुआ था। इसके बाद बात करते हैं उसकी ओनरशिप, मालिकाना अधिकार और कब्जे की। तो ये जो है एक सेल डीड के माध्यम से ग्राहक को दिया जाता है, जो कि प्लॉट अलॉट होने के बाद, जैसे ही आपके पास अलॉटमेंट लेटर आता है उसके कुछ ही समय के बाद ये प्रोसेस चालू हो जाती है सेल डीड की। और जब इसकी सेल डीड के बारे में पूछा गया तो पीएसीएल ने यही कहा कि ये हमारी अन्य कंपनियां, ये कस्टोडियल सर्विसेज कंपनी करके हम कुछ निर्धारित करते हैं, ऑफिसर्स को उनके पास रहता है ये सब कुछ, और ग्राहक को सिर्फ उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है, ट्रू कॉपी दी जाती है, जिसे हम हिंदी में सत्यापित प्रति भी कहते हैं। और किस चीज़ का हवाला देकर ये कह रही है कि भाई सेल डीड, सेबी का कहने का मतलब है सेल डीड तो मालिक के पास होनी चाहिए। आप क्यों अपनी कस्टोडियल सर्विस कंपनी या कहीं भी आप क्यों रख रहे हैं, आप ग्राहक को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो पीएसीएल क्या बोलती है कि भाई अभी तक एग्रीमेंट पूरा तो हुआ नहीं है, किस्तें जमा कर रहा है, ग्राहक ने अभी पूरा पैसा तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम उसको पहले नहीं देते सेल डीड, उसको सत्यापित प्रति देते हैं। ओरिजिनल सेल डीड जब पूरी पेमेंट हो जाएगी फिर देंगे। अब इसमें पीएसीएल के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई सीडीपीपी प्लान में तो कोई किस्त बाकी ही नहीं है ग्राहकों की। 500 ग्राहकों के सैंपल में से 334 ग्राहक जो थे सीडीपीपी वाले थे, इनको आपने सेल डीड क्यों नहीं दी? जबकि इन्होंने तो आपको सबसे पहले ही पैसा दे दिया, इनकी तो कोई किस्त बकाया ही नहीं है, इन्होंने तो एक ही बार में पूरी पेमेंट कर दी। तो इसके संबंध में पीएसीएल के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर इसके आगे यहाँ पर पीएसीएल कह रही है कि हम यहाँ पर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ग्राहकों को, और ये क्यों दी जाती है ये हम चलिए अगले वीडियो में देखेंगे। ये 68 नंबर पेज तक हमने पूरा कर लिया है और यहाँ तक हमने निष्कर्ष निकाला कि सेबी ने इसकी हर एक चीज़ पकड़ी है पीएसीएल की, कि पीएसीएल क्या काम करती है। उसके बाद भी मौन धर के कौन बैठे थे? आपके ये प्रमोटर। और उसके बाद भी पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन लड़ रही थी। पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन ने सेबी की ये सारी दलीलें सुनने के बावजूद ना आप तक कोई बात पहुंचने दी, और प्लस जब इसकी अपील हुई सेट कोर्ट में, वो भी ऑर्डर हम सब पढ़ेंगे, जब सेट कोर्ट में अपील हुई तो वहां पर उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे 25% निवेशक प्लॉट चाहते हैं, ये मैं मिलके चाहते 100 के 100% हैं, लेकिन 25% निवेशकों से मैं बकायदा उनके घर में जाके मिल के आया हूँ। तो इस बैन का हमको दोष सेबी को नहीं देना चाहिए, ना सेट को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना लोढ़ा कमेटी को। सबसे पहले दोषी है पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन, जिसके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनको अच्छे से समझिए ऑर्डरों को। आपको भी जो जो पॉइंट सही लगते हैं उनको अलग से छांटिए कि हमको पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन के विरुद्ध जब एफआईआर करवानी है अब कुछ समय के बाद ही, तो उसमें क्या क्या पॉइंट हमको दर्शाने हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने झूठ बोला है। क्योंकि सेबी तो अपनी कार्यवाही कर रही है, सेबी ने तो कंपनी से प्रश्न पूछे, कंपनी ने झूठे जवाब दिए, कंपनी के डायरेक्टर आज जेल में है। लेकिन जो पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन वहां पे गई, वो क्यों जेल में नहीं है? आज भैरव सिंह राजावत क्यों जेल में नहीं है? तो उसको भी जेल में होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टर जेल में है तो ये भी जेल में होना चाहिए, नहीं तो फिर खत्म कर दो संविधान। जरूरत ही नहीं है कि जो जो एक दोषी को जेल में डाल रहे हैं दूसरे दोषी आज घूम रहे हैं सरेआम। तो ऐसे संविधान, ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।